आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। जरा सब्र करो। मैं योगी आदित्यनाथ योगी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मिस्ट्री ऑफ योगी आदित्यनाथ एक ऐसा तूफान जिसने अपने बुलडोजर में हजारों सालों के कीचड़ को धराशायी कर दिया। आज हम बात करेंगे हर हिंदू के जुबानी योगी आदित्यनाथ जी की। शुरू करते हैं वो एक मिस्ट्री जो हर एक बंदे को याद रहनी चाहिए। रात का वक्त था, उत्तराखंड के पहाड़ों में ठंड ने चुपचाप दस्तक दी। दूर दूर तक केवल सन्नाटा और आसमान में तारे थे। एक छोटे से गांव पंचूर में मिट्टी की झोपड़ी से रोशनी की हल्की सी किरण बाहर आ रही थी। भीतर चूल्हे की आंच सुलग रही थी और एक 10 साल का बच्चा अपनी किताब में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कोई उत्तर नहीं बल्कि एक रास्ता। उस बच्चे का नाम अजय सिंह बिष्ट था। आज देश उसे जानता है वो योगी आदित्यनाथ के नाम से। मुख्यमंत्री, साधु और एक ताकतवर नेता। और अब कहीं लोग कह रहे हैं कि क्या ये भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक बायोपिक फिल्म भी बनने जा रही है। और सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में बस अब एक ही चर्चा है, क्या वो नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के पीएम कैंडिडेट होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको असली सवाल और असली जवाब भी मिलेगा। साथ ही साथ आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप योगी जी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि योगी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि वो कौन है और उनकी क्या अनकही कहानी है जो किसी न्यूज चैनल ने आज तक नहीं छापी। आज हम उसी यात्रा में चलेंगे, एक अंधे के सफर पर, जहां एक गांव का लड़का जंगलों से, गायों से, मंदिर की सेवा से निकलकर देश की सबसे बड़ी कुर्सी की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, 5 जून 1972 को उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक बेहद सामान्य लेकिन विचारशील परिवार में अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक वन अधिकारी थे और मां सावित्री देवी एक सरल महिला। घर में कुल 8 सदस्य थे। अजय 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। जहां उनके दोस्त क्रिकेट खेलते, अजय मंदिर जाते। जहां बाकी लोग शोर मचाते, अजय किताबें पढ़ते। 5वीं क्लास में ही उन्होंने अपने स्कूल टीचर से कहा, गुरुजी, भगवान को पाने का क्या रास्ता है। शायद किसी भी टीचर के पास उस उम्र के बच्चे के लिए इसका जवाब नहीं होता, लेकिन उस सवाल ने उनके भीतर एक चिंगारी जला दी थी। वो चिंगारी थी साधना की चिंगारी। अजय ने अपनी शुरुआत पढ़ाई पौड़ी गढ़वाल में की और फिर ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट पूरा किया। वहाँ गंगा की शांत धारा, घाटों की भजन संध्या और साधुओं की बातचीत उनके भीतर के किसी तार को छू जाती। वो अक्सर स्कूल के बाद लक्ष्मण झूले के पास बैठकर संतों को देखा करते थे, ध्यान मग्न, निस्वार्थ और निष्काम। उन्हें देखकर अजय सोचते, अगर शक्ति है तो वो सत्ता में नहीं, त्याग में है। इसके बाद उन्होंने हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से बीएससी मैथ में एडमिशन लिया। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अब उनका झुकाव राष्ट्रवादी विचारों और संगठनात्मक जीवन की ओर भी बढ़ने लगा। उन्होंने उसी समय एबीवीपी ज्वाइन किया और जल्द ही कॉलेज में एक मजबूत छात्र नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। छात्र संघ चुनाव लड़ने की इच्छा थी, लेकिन जब संगठन ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और उस समय चुनाव हार गए। यह हार उनके लिए अंत नहीं था बल्कि एक सीख थी। उन्होंने तब अपने दोस्त से कहा था, मैं चुनाव हारा हूँ पर एक अलग रास्ता पाया हूँ, क्योंकि अब उनका ध्यान राजनीति से हटकर एक और गहराई की ओर जा रहा था। वो गहराई थी आध्यात्मिक ऊर्जा की। उन्हीं दिनों देश भर में राम मंदिर आंदोलन तेज हो चुका था। अजय भी इसके लिए दिल्ली, अयोध्या और हरिद्वार की यात्राओं में भाग लेने लगे। साल 1993 में एक खास यात्रा पर वे गोरखपुर पहुंचे। वही जगह जो उनकी किस्मत की रेखाओं में हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यहाँ उनकी मुलाकात हुई महंत अवैधनाथ जी से।
गोरखनाथ जो पीठ के पीठाधीश्वर और गोरखपुर से लोकसभा सांसद थे। जब अजय पहली बार उनके सामने बैठे तो महंत जी ने चौंकाने वाली बात कही, बेटा तुझमें योग बल है, तेरे आने की प्रतीक्षा मुझे न जाने कितने सालों से थी। अजय को मानो एक दिशा मिल गई हो, उन्होंने वहीं ठान लिया अब जीवन इस मठ को समर्पित है। 1994 में 15 फरवरी को महंत अवेदानंद जी ने अजय को नाथ परंपरा की दीक्षा दी। उनका नया नाम उसी समय से योगी आदित्यनाथ रखा गया। गुरु दीक्षा के बाद वे गोरखनाथ मठ में पूरी तरह समर्पित हो गए। सुबह 4 बजे उठना, ध्यान, मंदिर की सफाई, गौ सेवा, भोजन बनाना, ग्रंथों का पाठ, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। उनकी आंखों में अब एक अलग तेज था। मठ के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, ये साधु नहीं भविष्य का कोई युग पुरुष लगता है। इसके बाद में साल 1994 का उत्तरार्ध था। गोरखपुर की गलियों में शीतल हवा चल रही थी, लेकिन गोरखनाथ मठ के भीतर एक नई ऊर्जा आकार ले रही थी। अब अजय सिंह बिष्ट इस दुनिया के नहीं रहे, अब वे बन चुके थे योगी आदित्यनाथ। नाम के साथ नीयत भी बदल चुकी थी। आंखों में तेज आने लगा, माथे पर भस्म और हृदय में संपूर्ण समर्पण। उनकी दिनचर्या अब किसी योद्धा जैसी थी। केवल आत्मा की रक्षा नहीं, एक विचार की रक्षा के लिए भी वो तपस्या कर रहे थे। गोरखनाथ मठ केवल एक मंदिर नहीं था, यह एक पंथ था, एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र जहाँ योग, तंत्र और ध्यान और सेवा और त्याग और नेतृत्व था। सभी एक साथ सांस लेते थे। दीवारों के भीतर साधु मौन रहते थे, लेकिन उनका मौन बोलता था योग बल के स्वर में, सिद्धियों के आभा में। महंत अवेदानंद जी अब वर्द हो चले थे। अब उनकी दृष्टि साफ थी। वे योगी को दिन रात देखते और मुस्कुराते। एक दिन उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, अब ये मठ तेरा है। ये केवल मंदिर नहीं, ये राष्ट्र का केंद्र है। यही वह क्षण था जब योगी को सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया। ये घोषणा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि भारत के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण थी। लेकिन तब शायद कोई नहीं जानता कि शांति में झुकते हुए युवा साधु के भीतर एक शेर पल रहा है, जो भविष्य में कहीं सिंहासन हिला देने वाला है। दोस्तों, तब नाथ परंपरा केवल पूजा पाठ या कर्म कांड नहीं था, यह सामर्थ्य और सिद्धि की परंपरा थी। इसका उद्गम स्वयं योगी आदित्यनाथ या भगवान शिव से होता है। उसके बाद गुरु मत्स्यानंद, गोरखनाथ जैसे महायोगियों ने इसे आकार दिया। गोरखनाथ मठ उस परंपरा का जीवित केंद्र है, जहाँ कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से सेवा करे तो वह सिर्फ साधु नहीं, राजा भी बन सकता है। योगी आदित्यनाथ परंपरा के सिर्फ वारिस नहीं थे, वे अब उसका पुनर्जागरण कर रहे थे। वे मंदिर में जितने समर्पित थे, जनता के बीच उतने ही सहज। सुबह 4 बजे उठकर गायों को चारा देना, फिर पूजा, फिर ध्यान और फिर दोपहर में आम लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना, यही उनका कर्म बन चुका था। इसके बाद आता है वह वर्ष 1998। महंत अवेदानंद जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस बार गोरखपुर से लोकसभा चुनाव वे नहीं लड़ेंगे, बल्कि योगी आदित्यनाथ को टिकट दिलवाया जाएगा। पार्टी में कई लोगों ने कहा कि सन्यासी का क्या राजनीति करेगा, लेकिन योगी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, धर्म से बड़ा कोई प्रशासन नहीं और सेवा से बड़ी कोई राजनीति नहीं। जब चुनाव परिणाम आए तो सब सबसे सिर्फ 26 वर्ष की उम्र में योगी आदित्यनाथ सांसद बने, और वो भी रिकॉर्ड मतों से। संसद में उनके प्रवेश ने एक नई बहस शुरू कर दी, क्या एक साधु देश की राजनीति बदल सकता है? और उसका उत्तर साफ था, हाँ बदल सकता है। साल 2002 उत्तर प्रदेश में सामाजिक तनाव, लव जिहाद, गोवध जैसे मुद्दे उबाल पड़ते। योगी चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने बनाया एक संगठन, हिंदू युवा वाहिनी। इस संगठन केवल आंदोलन नहीं करता बल्कि एक संदेश देता, हिंदू समाज अब मौन नहीं रहेगा। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। अब वे साधु नहीं, हिंदुत्व के जननायक बन चुके थे। जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ा, विरोध भी बढ़ा। उन पर आरोप लगे कट्टरता के, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलने के, सियासत में धर्म लाने के। लेकिन उनका एक ही उत्तर था,
मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं राष्ट्र के पक्ष में हूँ। उनके समर्थक कहते योगी जो कहते हैं वही करते हैं, वो दिखावा नहीं करते। धीरे धीरे वे बीजेपी के भीतर मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता बनने लगे। साल 2014 महंत अभिनंदन जी का देहांत हो गया। पूरे मठ में मौन छा गया, लेकिन उसी मौन के बीच उठी एक घोषणा। योगी आदित्यनाथ अब आधिकारिक रूप से गोरखनाथ मठ के महंत और पीठाधीश्वर भी बन गए। अब वे संपूर्ण रूप से एक सन्यासी भी थे, नेता भी थे और आध्यात्मिक परंपरा के संरक्षक भी थे। यह वह समय था जब भारत में मोदी लहर चल रही थी, मगर पूर्वांचल में एक और नाम लहर बन चुका था, वह था योगी। वह सिर्फ सवाल बाकी था, क्या वो अब भारत की सबसे बड़ी कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं? और शायद जवाब छिपाता उस साधु के मौन में, जो हर सुबह उठकर पहले गायों को चारा देते और फिर पूरे राज्य का भार अपने कंधों पर लेके चलते। साल 2017 उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक उथल पुथल से गुजर रही थी। भ्रष्टाचार, माफिया, जातिवाद और सांप्रदायिक विभाजन से जूझता राज्य एक मजबूत नेतृत्व की तलाश में था। अब भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सभी को उम्मीद थी कि कोई अनुभवी पारंपरिक नेता चुना जाएगा, लेकिन जब दिल्ली में चर्चा चल रही थी, तभी पार्टी हाईकमान ने एक अप्रत्याशित नाम घोषित किया। वो नाम था योगी आदित्यनाथ का। साधु, सांसद, सन्यासी और अब उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनकी आंखों में वही तेज था जो कभी पंचूर के गांव में दिखता था। लेकिन इस बार संकल्प और भी गहरा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में अब माफिया नहीं, कानून का राज होगा। यहाँ कोई चुनावी जुल्मा नहीं था। सत्ता संभालने के पहले ही दिन उन्होंने सबसे पहले अवैध बुचड़खानों पर ताले लगवाए, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया और हर जिले में अपराधियों की सूची तैयार करवाई। लेकिन सबसे बड़ा फैसला आया कुछ ही महीनों बाद, जब उन्होंने सीधे माफियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का आदेश दिया। पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी का नाम दशकों से खौफ का पर्याय था। हत्या, अपहरण, रंगदारी और राजनीतिक पकड़, उसने सब कुछ अपने इर्द गिर्द बुन रखा था। सरकारें आती और जाती रही, लेकिन मुख्तार हमेशा सत्ता से सेटिंग में रहता। पर ये योगी का उत्तर प्रदेश था। उन्होंने साफ साफ कहा, या तो अपराध छोड़ दो या उत्तर प्रदेश छोड़ दो। मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्तियां जब्त की गई, उनके गुर्गों पर बुलडोजर चला, गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज हुआ और अंततः एक समय ऐसा आया जब मुख्तार को पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश लाने के लिए खुद योगी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये दिखाता है कि अपराध कितना मजबूत था, लेकिन सरकार उससे भी ज्यादा मजबूत निकली। मुख्तार को अब सजा मिल चुकी है और योगी ने उस खौफ के युग को मिटा दिया है। दोस्तों, योगी का बुलडोजर अब प्रतीक बन चुका है, सिर्फ मशीन का नहीं बल्कि नीयत का। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और दर्जनों माफिया जिनके घरों पर कभी सत्ता की छाया रहती थी, वहां अब मलबा है। अवैध संपत्तियां, अपराधियों की बेनामी जायदाद, माफियाओं के शेल्टर, सब पर बुलडोजर चल चुका है। यह सिर्फ कानून नहीं था, यह था संदेश। उत्तर प्रदेश अब डर में नहीं, गरिमा में जिएगा। सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, योगी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं की सुरक्षा, मेडिकल सुविधाएं और धार्मिक पर्यटन पर भी अभूतपूर्व कार्य किया है। आपको याद होगा तो अभी कुंभ का जो आयोजन हुआ था, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन जो योगी ने कर दिखाया, ये किसी के बस की इतना आसान भी नहीं था। जब योगी लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम बने हैं, तो उनके शासन मॉडल को गुजरात और दिल्ली तक सराहा जा रहा है। तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या योगी आदित्यनाथ भारत के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? इस सवाल को और जब बल मिला, जब एक बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने योगी आदित्यनाथ की बायोपिक की घोषणा की। उनके इस बाल्यकाल से लेकर मठ, संसद और मुख्यमंत्री पद की यात्रा को इस मूवी में दिखाया जाएगा। आप लोगों का क्या मत है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या बुलडोजर बाबा वो कर दिखाएंगे जो आज तक नहीं हुआ? वो क्या चीज है? वो है दोस्तों अखंड हिंदू भारत। क्या वह बन पाएगा? अगर आप लोगों का मेरे साथ साहस है तो कमेंट में जरूर एक बार अखंड हिंदू भारत, जय योगी आदित्यनाथ।